नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी परीक्षा की, जो 13 सितंबर को होने जा रही है। आपको इन आखिरी के 3 हफ्तों में, लगभग 3 हफ्ते का ही अब समय शेष है, 3 हफ्ते से कुछ ज़्यादा, किस तरह से पढ़ना है, क्या आपकी निर्णायक और अंतिम रणनीति होनी चाहिए जिससे आप इस पेपर को सबसे सटीक तरीके से हल कर सकें। तो अगर आप मुझ में विश्वास करते हैं और ये मुझे फॉलो करते हैं लगातार, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगा जो आपके इन 3 हफ्तों में आपकी तैयारी की दिशा को बिल्कुल बदल सकता है। और आप अगर अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो इन सब चीज़ों से भी आप उबर जाएंगे और आप में एक नया विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरी रणनीति अगर आपको पसंद आती है तो आपको उसको फॉलो भी करना है। इससे पहले भी मैं आरओ की तैयारी कैसे करें इस पर 3-4 बार लेक्चर्स बना चुका हूं, पूरी रणनीति आपके सामने रख चुका हूं। जब फॉर्म आया था तब, उसके बाद अब फिर अंतिम 3 महीने बचे थे तब, और आज अब जब आपके पास बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, तो आप किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी करें, इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अभी आयोग के लेटेस्ट परीक्षा जो हुई है उसकी चर्चा करेंगे। तो बीओ की परीक्षा संपन्न हो गई है और संभवतः आप सभी ने उसका पेपर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका पेपर जरूर देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए और सारी प्रेरणा आपको वहीं से मिलेगी, सारी टिप्स आपको वहीं से मिलेगी कि किस तरह से आप इस परीक्षा में तैयारी करें। क्योंकि आयोग एक है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पेपर लगातार करा रहा है, और अगर किसी के मन में ये गलत धारणा है कि एग्ज़ाम टल जाएगा, डेट बढ़ जाएगी, अभी भी कुछ हो सकता है, तो आप बीओ और बीएड की परीक्षा को देख चुके हैं। सारा प्रयास किया गया, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन वहाँ से भी निराशा हाथ लगी। सरकार किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी परीक्षाएं होनी हैं, लगातार होनी है, अपने तय समय पर होनी है। तो इसलिए मन में अगर कहीं भी 1% भी ये भावना हो कि हमको इस परीक्षा में अभी और समय मिल सकता है या ये परीक्षा पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा है, तो आप उसको निकाल दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि परीक्षा को अभी कुछ दिनों तक टाल देना चाहिए था। कोरोना महामारी कोई छोटी मोटी महामारी नहीं है, ये ऐसा विश्वव्यापी संकट है जिस परिस्थितियों का पहली बार हम अपने जीवन में सामना कर रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को वापस ले चलते हैं। सबसे पहले हम बीओ की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि बीओ की परीक्षा से आपको क्या सीख लेनी चाहिए। और हमेशा आयोग जिस पैटर्न को कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उसी पैटर्न को हमको फॉलो करना चाहिए। तो बीओ की परीक्षा में हम सबसे पहले करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और मैं आरओ के लिए आपको एक मूल मंत्र देता हूं, उसको आप गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए। आरओ में आपको करना क्या है, सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी करंट अफेयर्स है। दूसरे नंबर पर आपको ज्योग्राफी, तीसरे नंबर पर मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरे नंबर पर मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद यूपी का जीके, यूपी जीके हो गया, सेंसस और एनवायरनमेंट, और ऑफ कोर्स हिंदी इन सब पे भारी है। क्योंकि हिंदी में अगर आप 50 से ऊपर सही प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो आप निश्चित मानिए कि हिंदी आपके लिए बाधा बन जाएगी। और आप किसी को भी देखिए जिसने आरओ की परीक्षा पास की हो, प्री निकाला हो, मेंस दिया हो, सेलेक्ट हुआ हो, तो आपको वो यही बताएगा कि कम से कम उसके 50+ हिंदी में आए थे। तो ऐसे में हिंदी को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब हम अपनी चर्चा पे लौटते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में बीओ में अगर हम देखें तो बीओ में 120 प्रश्न कुल थे, जो बिल्कुल आरओ का पैटर्न है, क्योंकि उसमें भी मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, सब कुछ पैटर्न सिमिलर है। अगर 140 प्रश्न का उस प्रश्न पत्र को कर दें तो बिल्कुल आरओ का प्रश्न पत्र बन जाएगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। हिंदी उसमें नहीं होती, बस इतना सा अंतर है। तो 120 में 27 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे।
तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये हिस्सा है। तो आप जो है 140 में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 140 में आप कम से कम ये मान सकते हैं कि 35 प्रश्न आपके जो है करंट अफेयर्स से आएंगे। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, कब तक का पढ़ना चाहिए, जो आप लोग का एक जेन्युइन सवाल है और इस सवाल का उत्तर भी आप लोग को जो है मिलना चाहिए। बीओ की परीक्षा की स्थितियां अलग थीं। होली के बाद ये परीक्षा प्रस्तावित थी, सारी तैयारियां आयोग ने कर रखी थी, लेकिन अचानक हुए जो है संकट के कारण, लॉकडाउन के कारण ये परीक्षा जो है टालनी पड़ गई। ऐसी दशा में आयोग ने उसी प्रश्न पत्र को जो मार्च के लिए बना था उठा कर रख दिया और सारा करंट अफेयर्स फरवरी के पहले का आया था, यानी बजट तक जो है सब कुछ पूछा गया था, बजट के बाद जो है कुछ भी नहीं पूछा गया था। दिसंबर का, जनवरी का, नवंबर का, अक्टूबर का, 2019 का उसमें ज़्यादा बोलबाला था। जनवरी से कुछ सूचकांक वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह आई थी। फरवरी से जो है आर्थिक समीक्षा और बजट पे क्वेश्चंस आए थे। लेकिन आरओ में ऐसा नहीं है। आरओ की जब परीक्षा टाली गई थी लास्ट टाइम, उस समय जो है आयोग के पास अच्छा खासा समय था और इतना एडवांस पेपर कोई बनाकर नहीं रखता है। ये बात जो है आप गांठ बांध के रख लीजिए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, आप जो है थोड़ा बहुत 25 अगस्त तक का भी तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लीजिए कि 20 अगस्त एक डेडलाइन है। 20 अगस्त के बाद जो है 31 अगस्त तक आपको जो है सेफ रहते हुए करना चाहिए। और 31 अगस्त 2020 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। कब से पढ़ना है? तो इसमें 2019 के जो है आखिरी के 3 महीना और जोड़ लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो है आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक का जो है करंट अफेयर्स जो है आपको इधर कवर करना है। उसके बाद 1 जनवरी से 2020 तक का करंट अफेयर्स आपको आगे पढ़ना होगा। 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपको कम से कम जो है तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 13 सितंबर को है। ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब करंट अफेयर्स पढ़ने का स्रोत क्या होना चाहिए, अभी मैं टॉपिक्स पे भी आ रहा हूं, बहुत डिटेल में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जब आप एग्जाम देने जाएंगे और उसके बाद निकल के आएंगे तो आप जो है मुझे एक बार जो है जरूर याद करेंगे। तो करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए? कोई भी वार्षिकांक जो कंप्लीट जो है 2019 का आधा जिसमें हो और 2020 का इधर तक का हो। अगर पूरा नहीं है तो आप मंथली बेसिस पे जो मैगजीन्स लेते रहते हैं आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा हमने भी जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च की थी। एक हमने बीईओ परीक्षा जब मार्च में प्रस्तावित थी उससे पहले, उसके बाद जो है फिर हमने 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक की थी। उसके बाद अब हम जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में मंथली मैगजीन एक जारी करने जा रहे हैं। उसमें आपको जो है उत्पादन का भी लेटेस्ट डाटा मिलेगा, तो आप उसका अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिएगा। सितंबर में हमारा प्रयास रहेगा 3-4 सितंबर तक वो मैगजीन आपको उपलब्ध करा दी जाए। बाकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इंडेक्स, जितने भी सूचकांक जारी हुए हैं अक्टूबर से लेके और अभी तक का अगस्त तक का, उनको आपको पढ़ना है। और उसमें कौन सा देश पहला है, कौन सा जो है अंतिम है, भारत की क्या रैंक है, उसका जारीकर्ता कौन है, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है। और उसमें थीम क्या है, थीम भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अब जो इंडेक्स जारी हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इंडेक्स में जो है कोई ना कोई जो है विषय वस्तु थीम भी जो है बना दी जाती है। इंडेक्स के अलावा इंडेक्स से ही मिलता जुलता रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी ग्लोबल रिपोर्ट्स या जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रिपोर्ट्स जारी होती हैं, चाहे वो WHO के द्वारा, चाहे IMF के द्वारा, खासकर वित्तीय रिपोर्टें, इनको आपको पढ़ना है। इसमें जिस तरह से मान लीजिए फोर्ब्स की लिस्ट आई तो फोर्ब में रिचेस्ट पर्सन कौन है, उसमें इंडिया का कौन है। कंपनीज की लिस्ट आई, कंपनीज में रिचेस्ट कंपनी कौन है, हाईएस्ट कैपिटल वाली कंपनी कौन है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। या जो है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई वर्ल्ड की जो है, तो उसमें इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। इस तरह से मैंने आपको हिंट दे दिया। इस तरह से जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़नी है। अभी आपने बीओ का ताजा उदाहरण देखा है, इंडेक्स से 5 क्वेश्चन आए थे। और एक चीज यहां पर बहुत ही नोटेबल है कि नीति आयोग कम से कम 3-4 इंडेक्स जारी करता है 6 महीने 7 महीने में।
आकांक्षी जिलों की सूची, एसडीजी सूचकांक, उसके अलावा बहुत सारे सूचकांक हैं, 4-5 ऐसे सूचकांक हैं जो नीति आयोग जो है हर 6 महीने पर जारी करता है। तो नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट या कोई भी इंडेक्स आपको मिस नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट से बीओ में कुछ भी नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपको जो है गारंटी दे सकता हूं कि जो है आपको पीसीएस में या आरओ में फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने पूरा पढ़ाया है, पीडीएफ में भी आपको दिया गया था। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो है लेटेस्ट वाली जो 2019 की है पूरा पढ़ लीजिए। उसके अलावा टाइगर की जो गिनती हुई थी, बाघ रिपोर्ट 2018 वाली जो 2019 में जारी हुई थी, इसको पूरा पढ़ लीजिए। कौन से राज्यों में टाइगर की संख्या कितनी है, कौन सबसे ज़्यादा है, इसी से मिलता जुलता जितने भी भारत में टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें से कहाँ कहाँ पर वो हैं, उनका स्थान महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट वाला कौन सा है, टोटल कितने हैं, ये सब मैंने इन्वायरमेंट के जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको पढ़ाया है। तो ये हो गई टाइगर रिपोर्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो बजट से 2 प्रश्न आए थे। आपने देखा होगा कि राजकोषीय घाटा से संबंधित प्रश्न आया था। इसी तरह के प्रश्न बजट से पूछे जा सकते हैं कि बजट की थीम क्या थी, थालीनामिक्स क्या है, बजट में जो है सबसे बड़ी योजनाएं कौन सी हैं, किसको किसको कितना आवंटन हुआ, मनरेगा के लिए विशेषकर कितना आवंटन हुआ, पीएम किसान निधि जो सबसे बड़ी योजना थी उसके लिए कितना आवंटन हुआ है। तो बजट 2020-21 कहीं ना मिले तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में जितने भी एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब जो है आपको उसमें मैंने बताया है। बजट के बाद इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रश्न इकोनॉमी का जो है टिपिकल इकोनॉमी से, या जिसको क्लासिक इकोनॉमी कहते हैं, साधारण अर्थशास्त्र कहते हैं, उससे नहीं पूछा जा रहा है। जितना भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है वो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से आ रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ है जो आपसे पूछा जा सकता है। कई तरह की रैंकिंग्स दी हुई हैं, भारत की अर्थव्यवस्था दी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में दिया है, विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं उनके बारे में दिया हुआ है। और मैंने बहुत ही डिटेल में जो है एग्जाम के पॉइंट पर फोकस करते हुए वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं ना मिले। बाकी बहुत सारे मैगजीन्स में आपको जो है इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो ये टॉपिक हो गया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये आपको जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं जितने भी सम्मेलन हुए हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समारोह। आप जो है अगर बीओ का पेपर उठा के देखें तो 2-3 क्वेश्चन जो है इसी से पूछे गए थे। तो सम्मेलन और समारोह को जो है आप बिल्कुल भी जो है नहीं अवॉइड कर सकते हैं, इससे मस्ट है क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटेबल है कि इस साल कई सारे इंटरनेशनल समिट्स थे जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से। कुछ 2021 में कर दिए गए हैं, कुछ को सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में टाल दिया गया है, कुछ को वर्चुअल कराने की बात चल रही है। तो होस्ट कंट्री कौन सी है, कौन सी कंट्री उसमें कराएगी, उसका अध्यक्ष अगर कोई चुना जाता है तो कौन सी अध्यक्ष कंट्री है, ये सब जो है आपको डिटेल में पता होना चाहिए, डेट्स पता होनी चाहिए और अपडेटेड बिल्कुल आपको जो है सारे सम्मेलन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हैं ये आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं खेल आयोजन। खेल से भी प्रश्न आए थे। तो जितने भी लेटेस्ट जो है खेल के इवेंट हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हैं, हालांकि इधर बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, जो उधर जनवरी और 2019 के लास्ट 3 महीने में और जनवरी, फरवरी, मार्च में हुए हैं वही मेन इवेंट हैं, उनको आपको पढ़ना। इधर बाकी जो है खेल इवेंट जो है कोरोना लॉकडाउन के बाद से जो है पूरे दुनिया में जो है नहीं हुए हैं और उसका सभी के आयोजन को टाल दिया गया है। तो उनके आयोजन आगे कब होंगे, किस देश में किए जाएंगे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है प्रोडक्शन डाटा की, प्रोडक्शन और रिजर्व की, यानी संचय भंडार और उत्पादन की। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मैंने अभी लेटेस्ट आपको पढ़ाया है उसको देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, चीज़ों को नोट कर लीजिए। और उसमें जो डेटा है वो हमारी जो अगली मैगजीन फर्स्ट वीक में लॉन्च होगी उसमें आपको जो है सब मिल जाएगा। साथ में
मिनरल से क्वेश्चन भी आया था बीओ में, 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो जो है कोयले के संचित भंडार के बारे में पूरा पूछ लिया गया था, दूसरा जो है यूपी से रिलेट करके पूछ लिया गया था, कृषि वाला। तो इस तरह से मिनरल्स का भी और एग्रीकल्चर का जितना भी प्रोडक्शन और रिजर्व का डेटा है ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी नई रिपोर्ट नहीं आई है, जो पुराना है उसी में 2-3 चेंजेज हुए हैं। अभी मैं मिनरल का वीडियो, शायद नेक्स्ट वीडियो मेरा मिनरल का ही होगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो मेजर चेंज हुए हैं वो क्या है। बाकी सब कुछ एज इट इज है। जो इंडिया ईयर मिनरल बुक थी 2018 वाली, वही डेटा आज भी वैलिड है। आपने अगर पहले मेरा वीडियो देखा था तो वो वैलिड है। अगर 1-2 जगह कोई चेंज है वो आपको जो है पता चल जाएगा। ये हो गया जो है मिनरल्स के बारे में। इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट्स, जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं और खासकर पिछले 2 महीने में जो पदाधिकारी बदले हैं, चाहे वो कंपनियों के एमडी चेयरमैन हो, चाहे वो भारत सरकार के, जैसे कैग की बात करें, कैग अभी रिसेंटली बदले हैं। तो इस तरह से जितने भी भारत सरकार के उच्च संस्थान हैं, आयोग हैं, उनमें कौन कौन पदाधिकारी हैं। आज ही की अगर आपने खबर पढ़ी होगी तो बीएसएफ के जो है बदल गए महानिदेशक। तो इस तरह से ये जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं इसको आपको जो है अपॉइंटमेंट वाले में, और अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड जो है टॉपिक होता है जितने भी इधर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2019 में जो है कई सारी मशहूर हस्तियों का निधन हुआ है, तो उनके जीवन से जुड़ा भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा जो है जब उनके निधन के बारे में पढ़िए तो ये जरूर पढ़ लिए कि वो क्यों विख्यात थे, उनसे जो है क्या जो है क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा उस पर आप जो है खुद रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद अभी मिशेल ओबामा की जो है पुस्तक के बारे में पूछा गया था, द बिकमिंग, जो मैंने मैगजीन में भी दिया है। कई सारी जो है मैगजीन में तो कोई ऐसी बुक नहीं है जो 2019 और 20 में लिखी गई हो और बेस्ट सेलर रही हो, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा में रही हो, वो उसमें छूटी हुई हो। तो आप जो है जितनी भी बुक्स पब्लिश हुई हैं उनके आर्थर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी प्रश्न उससे आपका बन सकता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इधर बहुत कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है कोविड के कारण हुआ है। तो कोविड से जुड़े हुए जितने भी ऐप हैं, जितने भी पोर्टल हैं, कोई इनोवेशन हुआ, कई सारी आईआईटीज़ ने कई सारे नए नामों से वेंटिलेटर बनाए हैं, तो ये सब जो है उससे जुड़ा हुआ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कोविड के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा बैंक कहाँ पर लार्जेस्ट बनने जा रहा है, जो कि यूपी में लखनऊ में बनने जा रहा है, बार बार खबर निकल रही पेपर में। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में जो है किस तरह से क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, तो ये सब जो है आपको जो है अप टू डेट पता होना चाहिए। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस में जो है डिफेंस ऑपरेशंस भी आते हैं, लेकिन इधर डिफेंस की एक्टिविटीज़ यानी सैन्य अभ्यास की गतिविधियां बहुत कम हुई हैं, बहुत ही रेयर हुई हैं। जो हुई हैं वो सब जो है मार्च से पहले की हैं, तो उनको आपको जो है एक साथ कलेक्ट करके पढ़ लेना चाहिए। और इधर 2-3 जो है सैन्य ऑपरेशन हुए हैं, वो भी जो है नौसेना वाले ऑपरेशन हुए हैं, तो मैंने जो है पढ़ाया भी है। जब भी मैंने करंट की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो अगर आप नहीं सोर्स तक पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम जो मेरे वीडियोस हैं वो सभी प्लेलिस्ट में अरेंज्ड हैं, उनको आप जो है पढ़ लीजिए। तो ये वो हॉट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के जो आपसे एक्सपेक्टेड हैं, और इसमें से जितना मैंने ये बताया है, हालांकि आप कहेंगे कि आपने तो जो है 45% 50% जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक बता दिए, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और आप कम से कम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, और 35 में आपको जो है कम से कम ये टारगेट लेके चलिए कि 25 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स के जो है 25 से 30 के बीच में आपको रखने हैं। जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए, अब जो है जीएस पे बहुत ज़्यादा जो है जोर देने का समय नहीं रह गया है। मैं बिल्कुल खरी बात बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट बात आपसे कर रहा हूँ। जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप जीएस में जिस लेवल तक हैं अब उसके आगे आप जो है नहीं बढ़ पाएंगे। जीएस के लिए केवल एक ही मंत्र है, रिवीजन। अभी मैं जीएस पे भी आऊँगा कि उनमें कौन से हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला आपको करंट अफेयर्स पे आप जी जान लगा दीजिए, करंट अफेयर्स आपका कहीं से छूटने ना पाए। तो ये हमने करंट अफेयर्स की चर्चा कर ली। अब
अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? हिंदी। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है इस परीक्षा का जिसके बिना जो है नैया नहीं पार होगी, ये आप लोग भी जानते हैं। और हिंदी पर ही सबसे ज़्यादा अब आपको रिवीजन पर फोकस करना है। 60 प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं। जितने भी 6 टॉपिक हैं सबसे 10-10 प्रश्न आते हैं। और इस टॉपिक को आसान भी कहा जा सकता है और कठिन भी कहा जा सकता है, लेकिन वो आपके पढ़ने के ऊपर है। क्योंकि अगर आप विलोम शब्द की बात करें, वाक्य एवं वर्तनी की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची, तो इनमें जो है ये बहुत ही जनरल टॉपिक है हिंदी के। और सबसे ज़्यादा अगर मैंने फोकस किया है इस चैनल पर, आज तक कुछ पढ़ाया है, तो वो समीक्षा अधिकारी के लिए और विशेषकर हिंदी। 33 वीडियो में मैंने पूरा कोर्स ये जो है आपको चैनल पर पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और उसका एक मास्टर वीडियो जो है कुछ दिनों में आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, उससे भी आप जो है पूरा एक साथ रिवाइज कर पाएंगे। तो हिंदी में करना क्या है? सबसे पहले RO में जितने भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल हों, घटना चक्र निश्चित रूप से आपके पास होगी, तो घटना चक्र से लेके जो है 2010 से लेके अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं RO के हिंदी के, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ में चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि विलोम शब्द हमने देखा तो एक शब्द उसमें सही है वो हमको पता चल गया, बाकी 3 शब्दों के विलोम शब्द क्या हैं, क्योंकि घटना चक्र जैसी बुक में डिस्क्रिप्शन भी होता है। हमारी टेस्ट सीरीज में भी जो है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है इसके लिए है। तो चाहे जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, चाहे जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 से 3 दिन में बिल्कुल तैयार कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है कि अगर आपने हमारी हिंदी की जो ई बुक की PDF अगर नहीं प्राप्त की है तो आप ले सकते हैं। नंबर जो है आप जानते हैं 9506742546। बाकी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। और इतने दिनों से आपको बताया जा रहा है, आपको पता होगा। उस ई बुक में जितने भी ये टॉपिक हैं उनको 7-8 बुक्स से जो है, जो मानक पुस्तकें हैं उनसे संकलित करके जो है एक साथ रखा गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम जो कंटेंट हिंदी का है वो वहाँ से आ जाएगा। कुछ चीज़ों में जैसे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में है तो वाक्य जो है अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो है उसको देखेंगे तो जो है निश्चित रूप से जो है आपकी हिंदी जो है रिवीजन के लिए वो बेस्ट तरीका है। इसके अलावा जो है आपके पास जो भी मानक पुस्तकें हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बस करना ये है कि आपको ये मान के चलना है कि हिंदी को आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है कि हिंदी में आप जो है 55+ का टारगेट लेके चले। मैंने शुरू से ही आपको 55+ का टारगेट दिया था, और 55+ का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं और आप 50+ भी कर ले जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो GS में आप कमियां छोड़ेंगे, जो आप उधर गलतियां करेंगे वो इधर से ओवरकम होंगी। हिंदी को बहुत आसानी से 50+ लाया जा सकता है, ये आप जानते हैं, अगर आप ईमानदारी से और पूरे तन्मयता के साथ जो है हिंदी की तैयारी कर लें। और अभी इतना भी कम समय नहीं है कि आप हिंदी को अच्छे से पढ़ ना पाएँ, इसलिए हिंदी पे अपना फोकस बढ़ा दीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा जो है हिंदी पर देना शुरू करिए। कम से कम 1.5 घंटा जो है करंट अफेयर्स, 2 घंटा दीजिए उसके रिवीजन पे, बाकी समय आप जो है GS पे दीजिए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी प्रैक्टिस का तरीका हो उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आप जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको सेट करना है। कम समय में सटीकता के साथ, माइनस मार्किंग से बचते हुए आप किस तरह से प्रश्नों को हल कर रहे हैं, कम से कम गलतियां कर रहे हैं। और आप ये भी आकलन कर पाएंगे कि आप गलतियां कहां पर कर रहे हैं। तो जिन सेक्टर्स में आप गलतियां कर रहे हैं, जिन सेक्शंस में आप गलतियां कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको फिर से अच्छे से पढ़ना होगा। बार बार रिवीजन करिए पढ़ी हुई चीज़ों का, क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनसे जब कोई क्वेश्चन गलत होगा तो निश्चित रूप से सभी को बहुत दुख होता है, ये आपने भी अनुभव किया होगा। इसलिए पढ़ी हुई चीज़ों को कभी एक बार पढ़ के मत छोड़िए, जितना रिवीजन कर सके उतना करिए। रिवीजन जो है नई चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जिस पे आपने मेहनत की है,
वो अगर सवाल आपसे गलत होगा तो आपके लिए जो है वास्तव में जो है इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर में आया हुआ कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि ये गलती अक्षम्य है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका अगर कोई पूछा जाता है या उसी तरह का सेम कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि बीओ के एग्जाम में हमने देखा कि बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस थे, भले डिक्टो नहीं थे, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गलत करना एक जो है अक्षम्य अपराध है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि वो कहीं से भी गलत ना होने पाए। अब हम जीएस की बात करते हैं। जीएस को भी 140 क्वेश्चन है, जिसमें से मान लीजिए करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन में रीजनिंग मैथ हो गया, तो कितने क्वेश्चन निकल गए आपके? 50 क्वेश्चन जो है ऐसे बाहर हो गए। अब 50 क्वेश्चन बाहर हो गए तो 90 क्वेश्चन आपके पास हैं, 90 क्वेश्चन जो प्योर जीएस के हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। तो इस 90 क्वेश्चन में भी आपको एक टारगेट सेट करने चलना पड़ेगा। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा जो है इसमें आपसे सेगमेंट वाइज चर्चा कर लेता हूं। ये सिलेबस आपके सामने खुला है, आपने सैकड़ों बार सिलेबस देखा होगा। तो अगर हम जो है अभी रिसेंट हुए पेपर की बात करें बीईओ की, क्योंकि हमको इंस्पायरेशन जो है वहां से जरूर लेनी पड़ेगी। तो बीईओ में मॉडर्न हिस्ट्री, ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन आए थे। 120 क्वेश्चन का जब वो पेपर था तो 9 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा था। उसके बाद जो है भारत का इतिहास, जिसमें क्या क्या शामिल है? प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। वहां से जो है 2 और 4, 2+4 ये जो है उससे आए थे। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको करना क्या है। आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैच मेकिंग वाले थे, क्रम बताना था, तिथियों को क्रमबद्ध करना था। तो आप कोई भी सिंपल बुक उठा लीजिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इस समय आपको रिवीजन के लिए एक बार जो है ल्यूसेंट भी देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको फैक्ट जो है वहीं से मिलेंगे और फैक्ट जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी है मैच मेकिंग के लिए और तिथियों से लगाने के लिए, क्रम से लगाने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति से, मान लीजिए आप अंग्रेजों के आगमन से नहीं चलते हैं, तो कम से कम जो है 1857 की क्रांति से लेकर और भारत के आज़ाद होने तक जितनी भी आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं हैं, चाहे वो चौरी चौरा कांड हो, असहयोग आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, सत्याग्रह जितने प्रकार के गांधी जी के हैं, बाकी जो है कांग्रेस का बनना, तो इनमें सबसे पहली चीज जैसे बंगाल विभाजन हो गया, कौन सी संस्थाएं कब बनी, कौन सी घटनाएं जो है आधुनिक भारतीय इतिहास की कब घटी, उसका आपको ईयर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब क्रम लगाने को आएगा तो ईयर जो है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि और दूसरी विशेषता क्या रही पेपर में, आपने अगर देखा होगा कि क्रम लगाने में अगर आपको 2 के बारे में, कई प्रश्न तो ऐसे थे कि अगर आपको 1 के बारे में सटीक जानकारी है तो आप पूरा क्रम सही कर ले रहे थे, क्योंकि ऑप्शन उसी तरह से दिए थे। तो 2 कम से कम जो है अगर आप उसमें से पकड़ ले जाएंगे, चाहे वो मैच मेकिंग का हो चाहे क्रम लगाने वाला हो, तो आप उस घटना को, उस पूरे प्रश्न को सही कर लेंगे। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जितनी सारी संस्थाएं बनी थी, उनके जो है प्रणेता कौन थे, कौन किसके गठन में शामिल था, जैसे स्वराज पार्टी पे क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको जो है उसमें मैच मेकिंग और क्रम बताना होगा। तो जितनी भी घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, उसको एक क्रम से लेके जो है और स्वतंत्रता आंदोलन तक पूरा पढ़ लीजिए, उनकी तिथियां याद कर लीजिए और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो है याद कर लीजिए। जितनी आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, उनके लेखक कौन हैं, और प्रसिद्ध कथन, जितने भी प्रसिद्ध कथन हैं आपको सब बुक्स में मिल जाता है, किसने क्या कहा था, जो है किसके बारे में क्या कहा था, तो ये सब जो है कोटेशंस भी आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडविल में भी आपको इसी तरह से क्रम और तिथि वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना होगा। जैसे नंदिवर्धन और पूरा जो है उसमें चारों शासकों का क्रम दे दिया गया था और उसमें बताना था कि कौन पहले था कौन बाद था। तो ये क्रम और तिथि, ये सब जो है क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम जो है आते हैं, जो सबसे बड़ा सेगमेंट मुझे दिखा उसमें वो था ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में हमेशा से कहता हूं, मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी से कितना आएगा क्वेश्चन। तो अगर हम बीओ का एग्जाम्पल ले लें तो 14 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आरओ का जो हमेशा का पैटर्न रहा है औसत 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है। ज्योग्राफी को अच्छी तरह दोहरा लीजिए और खासकर इसमें ल्यूसेंट का जरूर सहारा ले लीजिए। इसमें भी फैक्ट वाली चीजें, जितने प्रकार के वन होते हैं, सेलवास कहाँ पर है, प्रेरी कहाँ पर है, इनका आपस में सुमेलन करना, फिर कौन सी नहर कहाँ पर है, द्वीप कहाँ पर है, कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, उनको क्रम से लगाना, भारत की नदियों में सहायक नदियाँ, इस तरह के प्रश्न आप एक बार जो है बीए को पेपर को ध्यान से फिर से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आपको जो है कहाँ पर पढ़ना है। तो ज्योग्राफी पर सबसे ज़्यादा रिवीजन में फोकस करिए, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री पर। दो चीज़ें आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए जीएस में। उसके बाद जनगणना को जो छोटा टॉपिक माना जाता है, जनगणना से 4 प्रश्न पूछे गए थे बीओ के एग्जाम में, और आरओ में पिछली बार अगर आपको याद होगा तो 15 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। आरओ में जनगणना जो है फेवरेट टॉपिक रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसलिए कहीं से भी जनगणना के साथ आप समझौता मत कीजिएगा। ये जो जनगणना, पर्यावरण और नगरीकरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मिला के आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न मिलने चाहिए। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, वो है आपका उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष अगर मैं बात करूं जो है बीओ एग्जाम की, तो उत्तर प्रदेश विशेष के 10 क्वेश्चन आए थे और उसमें यूपी का करंट भी शामिल था। करंट अफेयर्स मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, यूपी का करंट अफेयर्स मैं हर महीने अपडेट करता हूं। अगर आप उन वीडियोस को ही देख लेंगे तो अपडेट हो जाएंगे। और अगस्त का करंट अफेयर जैसे ही 31 अगस्त समाप्त होगा, 1 या 2 तारीख में सितंबर में मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा। तो यूपी का करंट अफेयर्स पढ़िए और यूपी के बारे में सारी चीज़ें जो है डीप में पढ़िए। और ख़ासकर यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूपी किन चीज़ों में प्रथम है, यूपी की योजनाएं कौन सी, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं। तो यूपी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। यूपी को अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए। 10 प्रश्न जो है बीओ में पूछा गया था, यहाँ भी जो है 8 से 10 प्रश्न आ सकता है। यूपी पर फोकस जो है आयोग का दिख रहा है। अब हम जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर नंबर 1 पे लिखा हुआ है। जनरल साइंस से लगभग 10 प्रश्न आए थे, लेकिन आरओ में जो है इससे अधिक प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न, आप कम से कम 15 से 20 प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पिछले सालों का जो औसत रहा है। तो इसमें जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, विटामिन, प्रोटीन, जितनी सारी बीमारियाँ, फिर उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं। नए संदर्भ में कोविड से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा आजकल चल रही है, तो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में अगर चलें तो जितने भी इधर जो है आविष्कार हुए हैं, प्रक्षेपण हुए हैं, वैसे ये सब चीज़ घटनाएं इधर बंद हैं, लेकिन जो है जो 2019 का जो है लास्ट क्वार्टर है और 2020 का जो है फर्स्ट क्वार्टर है, इनमें जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी खासकर करंट से रिलेटेड जो जुड़ी हुई हैं उनको जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर से कम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। आरओ में कंप्यूटर जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे बिल्कुल जीएस में रहता है। कंप्यूटर पर जो है आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है एक जो है उभरता हुआ अगर हम टॉपिक कहें उसको कहते हैं हम आर्ट एंड कल्चर। बीओ में भी 4 क्वेश्चन आया था और इधर जो है कई सारे जो है प्रख्यात गायक, वादक या विभिन्न कला विधाओं से जुड़े हुए लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो उन पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी हाल ही में निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे, कौन सी लोक कला से संबंधित थे। और इसमें तो बहुत डीप पूछ लिया था जो है ध्रुपद गायन शैली और इनके बारे में पूछ लिया था बीओ में। तो आप जो है जितने भी कला संस्कृति हैं, मंदिरों से संबंधित उनकी जो है निर्माण शैली, रचना शैली, उसके बाद जितने भी वाद्यंत्र हैं उनके प्रमुख जो है वादक कौन से हैं, जितने भी संगीत के घराने हैं, तो संगीत के घरानों में जो है कौन कौन किस किस घराने से संबंधित है, कौन कहाँ का नेटिव है, कहाँ से बिलोंग करता है, और वो लोग जो आजकल किसी न किसी वजह से हाल ही में चर्चा में रहे हैं, उन पर अपना जो है फोकस जरूर रखिएगा। पॉलिटी
पॉलिटी की भी बात कर लेते हैं, चर्चा जब चली रही जीएस की। पॉलिटी से लगभग 7 प्रश्न आए थे और पॉलिटी से बहुत ही सामान्य प्रश्न आए थे जो टिपिकल है। तो अनुच्छेद 1 से लेके 51 का तक, इसमें तो आपको हर अनुच्छेद याद होना चाहिए, मैच मेकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मूल कर्तव्य हैं, जितने भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जितने भी मूल अधिकार हैं, उधर शुरुआत में नागरिकता है, तो 1 से लेके 51 का तक जो है कोई भी अनुच्छेद और उस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको आगे भी पता होना चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है, जो ट्रेंडिंग है, वो इधर का ही है। तो इसको जो है विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। मैच मेकिंग में आपसे अनुच्छेद वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस समय एक्सपेक्टेड हैं। उनमें से जो है सूची, जितनी भी समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और केंद्र सूची है, उसके अलावा जो है अवशिष्ट शक्तियां हैं, इनके बारे में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइनली जो लोक सेवा आयोग का ट्रेंड चल रहा था उस पर मैं जो भी आपको सजेशंस दे सकता था वो मैंने दिया। सम अप करते हैं इसको जो है, और आखिरी सजेशन ये है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट, हम ये नहीं कहते कि आप हमारा ही प्रैक्टिस सेट लें, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लें, प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का जो माहौल है, जो एग्ज़ाम हाल में प्रेशर होता है, उसको आपको हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। एग्ज़ाम हाल में होता क्या है, आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि आप उसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, समय के साथ जो है क्वेश्चंस का तालमेल बिठाने की आपको आदत नहीं होती है, अगर आपने पहले से क्वेश्चन पेपर्स नहीं सॉल्व किए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है प्रेशर में आकर जो है कई सारी चीज़ें जो आपको आती हैं उनको गलत कर देते हैं। कुल मिलाकर आपको 145 तक इसमें पहुंचना होगा सफलता के लिए। 145 से 150 के बीच में जो है मेरिट इसकी जाती है, ये आप सभी जानते हैं। तो इतना टारगेट अचीव करने के लिए एक बार मैं फिर से जो है आपको बता देता हूं कि आपको जो है आखिरी में क्या करना होगा। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदी, और जीएस में आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, यूपी, सेंसस, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जो है आर्ट एंड कल्चर। ये सब छोटे छोटे हैं जो मैं लास्ट में बता रहा हूं, लेकिन आप सच मानिए कि आपको स्कोर जो है यही कराएंगे। जितना भी आप अच्छा स्कोर करेंगे वो इनकी बदौलत करेंगे। तो इतने पे जो है आपका जो है फोकस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। जुट जाइए बिल्कुल, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दीजिए। अगर आप इसी बार जो है इस परीक्षा को निकालना चाहते हैं, तो अब आपने अब तक कुछ भी किया हो, आप अभी से संभल जाइए और अभी से जो है बिल्कुल जी जान लगाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर मुझे आप फॉलो करते हैं तो मैंने जितनी बातें आपको यहाँ पर बताई हैं, और आपको अगर वो उपयुक्त लगती है, आपको लगता है कि हाँ मैंने स्ट्रेटजी आपको सही बताई है, क्योंकि मेरा काम है जो है आपको मार्गदर्शन करना, आपका चलना आपका काम है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट की जहाँ तक बात है, तो मैंने 35 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन आपको जो है आरओ के पढ़ाए हैं, जिसमें हिंदी और जीएस के क्वेश्चन है पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आप वो प्लेलिस्ट भी पूरी देख लीजिए, एग्जाम तक 2 बार अगर पूरी देख लीजिए, तो आपने समझ लीजिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद जो है 6 जो है जीएस के प्रैक्टिस सेट अभी तक अपलोड हो चुके हैं आज तक जो है, और 4 स्पेशली 5 हिंदी के जो है अपलोड हो चुके हैं, उसको भी कर लिए। इतना जो है आप प्लेलिस्ट जो है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और प्लस करंट अफेयर्स, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा गेन, उसका बहुत बड़ा फायदा एग्जाम में दिखने वाला है। लास्ट में अगर आप लोग जो है इस संस्था की टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ जानते हैं, जो मैं बताता हूं उसी स्ट्रेटजी के साथ में जो सारी टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, आप जो है आरओ टेस्ट लेकर जो है भेज सकते हैं। इसमें 11 फुल टेस्ट हैं, 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। इस तरह से टोटल 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, पीडीएफ के साथ मिलेंगे। और इसमें जो कंटेंट है ये अपने आप में जो है पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। और अगर आप जो है लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपके पास कोई रिसोर्स की कमी है, आप सोचते हैं कि आपको कोई अच्छा सोर्स मिल जाए जहां से आप रिवीजन कर सकें, तो ये बेस्ट है, क्योंकि आप इस पे ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और पीडीएफ से जो है आप पूरा का पूरा कंटेंट रिवीजन के लिए यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा
अगर आप केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। हिंदी की आरओ के लिए स्पेशल बुकलेट हमने लॉन्च की थी पीडीएफ में, वो भी अवेलेबल है। कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर 9506742546 पर जो है कॉल करके बात कर सकते हैं या आप जो है मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हम टेस्ट सीरीज को बंद करने जा रहे हैं, अगले 5 दिन आपके पास हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस 5 दिनों में ले लीजिए, ये लास्ट बैच है। इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज जो है हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, क्योंकि जो लोग अब उसके बाद लेंगे वो जो है इस टेस्ट सीरीज का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत जो है लेंदी है, डिस्क्रिप्शन के साथ में है। इसलिए जो है अगर आपको लेना है तो ये अंतिम अवसर है, जो है अंतिम बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं इस चैनल से जुड़े हुए जो लोग जो है हमको फॉलो करते हैं वो सभी लोग जो है अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। मेरी दिल से आप सभी को शुभकामनाएं इसके लिए जो है। और इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया है वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर भी आधारित है। अगर आप जो है थोड़ा सा जो है मेरे अंदर जो है विश्वास रखते हैं तो इन सब चीज़ों को अगर पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो की कही हुई बातों को जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने इस तरह से कुछ चीज़ें बताई थी जो आज काम आ रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।